बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब मेरी बीवी ने, मेरा नाम रामिस हुसैन है, मैं शहर में नौकरी के सिलसिले में रहता था। मेरी रहाइश गांव में थी, शादी भी गांव में ही हुई थी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। हम दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बहुत थी। बस सरकारी नौकरी के सिलसिले में मुझे हर चंद माह बाद शहर बदलना पड़ता था, इसीलिए मैं बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता था, मेरे माँ बाप के साथ गांव में ही रहती थी। मुझे इस मोहल्ले में आए हुए चंद माह ही हुए थे। मैं सुमा सलाहत का पाबंद था, बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था। मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादातर नज़रें झुकाकर ही रखता था और धीमे लहजे में ही बात करता था। मोहल्लेदार मेरी इज़्ज़त करते थे। पहले पहल तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन पिछले 1 माह से मुझे यूँ महसूस होता था जैसे कोई मुझे देख रहा है। चंद दिन तो मैं इस बात को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन फिर मैंने इन नज़रों से उलझने लगा था। मैं अपनी आदत के बरखिलाफ़ दाएं बाएं नज़रें दौड़ाकर ढूंढने लगा कि आखिर मुझे देख कौन रहा है, लेकिन गली के दोनों अतराफ बहुत से घर बने हुए थे। कौन कहाँ से मुझे मुसलसल देख रहा है, मैं कैसे ढूंढ सकता था। 1 माह तक मैं किसी की नज़र के हिसार में ही खुद को महसूस करता रहा। 1 माह बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो चंद कदम चलते ही एक लड़की मेरे सामने खड़ी होगी। देखने में तकरीबन 24 साल की थी, शक्ल सूरत की भी भली लग रही थी। मुझसे कुछ कहने लगी कि मैं आपको रोज़ देखती हूँ। शक्ल सूरत की भी भली लग रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैं आपको रोज़ देखती हूँ, आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मंगल को पैदा होने वाले लोग मनहूस होते हैं? मैंने क्या ऐसा कुछ भी नहीं। कहने लगी कि मैं मंगल को पैदा हुई थी। सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं क्योंकि जो भी मुसीबत घर पर आती है इसकी वजह मैं होती हूँ, क्योंकि मैं मंगल को पैदा हुई थी। मुझे इस लड़की की बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा कि ये सब मन घड़त बातें हैं, सब दिन अल्लाह के होते हैं, कोई भी दिन मनहूस नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चली गई। चंद दिन के बाद वो मुझे फिर घर के बाहर नजर आई। इस बार वो बेतहाशा रो रही थी। मैंने इससे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरी भाभी कहती है कि तुम मनहूस हो, तुम्हारा जो भी रिश्ता आता है वो शख्स एक्सीडेंट से जख्मी हो जाता है। लोग तो मुझे मनहूस ही समझते हैं। मेरा जो भी रिश्ता आता है इनके साथ अगले रोज़ ही कोई हादसा पेश आ जाता है, इसीलिए मुझसे कोई भी शादी नहीं करता। इसकी बातों पर और इसके रोने से मैं कुछ घबरा सा गया था। वहाँ चलते हुए राहगीर जमा होने लगे थे। कुछ ही देर में लोगों का मजमा सा लगने लग गया था। इनमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि ये लड़की मनहूस है। मैंने कहा कि कुछ लोग कहने लगे ये लड़की मनहूस है। मैंने कहा कि ये सब दकियानुसी बातें हैं, इस्लाम में किसी बात का कोई जिक्र नहीं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने लोगों को नज़रअंदाज करके इस लड़की से कहा कि मुझे अपने घर ले जाओ, मैं इसकी भाभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। लड़की मुझे अपने घर के पास ले गई। दरवाज़ा खटकाने पर एक औरत की चिंगारती हुई आवाज़ अंदर से सुनाई थी। वो कह रही थी कि तुम मनहूस हो, यहाँ से चली जाओ वरना हमें बर्बाद कर दोगी। ये सुनकर तो उस लड़की का रोना और भी तेज हो गया। इस लड़की की बजाय मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलें। मेरी आवाज़ सुनकर इसकी भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन मेरे साथ इस लड़की को देखकर वो लड़की को घूरने लगी। कहने लगी मनहूस यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा कि क्या ये बात दीन के खिलाफ है? वो कहने लगी तुम नहीं जानती, ये मंगल को पैदा हुई थी और इसी दिन इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। इसके चंद साल बाद इसके वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए और वो भी मंगल के दिन। मेरे मियाँ और ससुर के पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन हम लोग इसकी नमहूसियत की वजह से बिल्कुल कंगाल हो गए। यहाँ तक मेरे मियाँ को बैरून मुल्क नौकरी करनी पड़ रही है ताकि इसकी नहुसत का साया इन पर ना पड़ सके। मेरे बच्चे बीमार रहने लगे हैं। चंद दिनों में मेरा शौहर आने वाला है और मैंने इसे पैसे पकड़ा दिए हैं कि ये दारुल चली जाए, लेकिन ये हमें मारकर ही दम लेगी। मैंने इसकी भाभी को समझाते हुए कहा
मैंने इसको भाभी को समझाते हुए कहा, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। वो लोग इस लड़की को किसी भी दिन के साथ मनूस ना करें। वो कहने लगी कि मियाँ, तुम्हें अगर लगता है कि हमारा वहम है तो निकाह कर लो इसे और ले जाओ इसे अपने घर। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा कि मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन मैं पहले से बाल बच्चेदार हूँ। मोहल्ले के चंद मर्द भी वहाँ मौजूद थे। इसकी भाभी कहने लगी कि तुम एक बार इससे शादी तो कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितनी मनूसत है, तुम इसे खुद ही छोड़ दोगे। मैं चुप सा हो गया, अजीब उलझन में फंस चुका था। अगर मैं शादी से इनकार करता तो इसकी भाभी समेत वहाँ मौजूद हर शख्स यही कहता कि मैं अपनी बात से फिर रहा हूँ और शादी मैं करना नहीं चाहता था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मैं भी इसको चाहता था और फिर दो जिम्मेदारियाँ संभालना नहीं चाहता था। मेरे पास पैसों की कमी हरगिज़ नहीं थी, लेकिन मैं 2 शादियाँ करने का कायल नहीं था। लोगों की ये चमनगोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि बात करना, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन ऐसी मुसीबत के साथ निभाह करना मुश्किल है। कोई कह रहा था कि ये तो कभी निकाह नहीं करेगा, बस बातें हैं, जितनी चाहे करवा लो। मैंने बिना सोचे समझे सबके सामने कह दिया कि आप लोग मुझसे इस लड़की का निकाह करा दें। लोग मेरा जवाब सुनकर चुप हो गए। इस लड़की की भाभी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा और फरजाना के साथ निकाह हो गया। मैं इसे अपने घर ले गया। वो रो रही थी, कहने लगी, आप अपनी ज़िंदगी में खुशबाश थे, मुझे मनूस को क्यों अपना लिया? आपकी बीवी को अगर पता चला तो वो क्या सोचेगी? मैंने कहा कि जो सच है वही बताऊंगा। कुछ वक्त तो नाराज़ रहेगी, लेकिन मेरी बीवी अच्छी है, वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएगी। वो ये बात सुनकर घबरा सी गई, कहने लगी, खुदारा इन्हें कुछ मत बताइएगा, अभी आप ये शादी छुपी ही रहने दें। मैंने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं इस बात को छुपाऊं। वो बुरी तरह से नर्वस थी, शायद इसे इस बात का डर था कि कहीं ये बात सुनकर मेरी बीवी यहाँ पहुँचकर हिगामा ना खड़ा कर दे। मैंने इसे तसल्ली दी कि वो बहुत अच्छी है, मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेगी, लेकिन फरजाना बहुत खौफज़दा सी लग रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो बहुत देर तक अपनी भाभी के मजलूमी ही कहानियाँ मुझे सुना रही थी। न जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह मैं शोर की आवाज़ पर उठा था, मेरा जिस्म दर्द से चूर था। न जाने क्यों मैंने आँख खोली तो मैं गली के बाहर लेटा हुआ था। मुझे हैरत का झटका सा लगा था। मैं उठकर बैठ गया। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मुझे मारा गया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर मेरे साथ कोई मारपीट करता तो यकीनन मेरी आँख खुल जाती, लेकिन मैं तो गहरी नींद सो रहा। अभी मेरे हवास बहाल भी नहीं हुए थे कि मुझे लोगों की आवाज़ें आने लगे कि तुम तो बड़ा कहते कि वो लड़की मनूस नहीं है। अब देख ली तुमने अपनी हालत। मेरा दिमाग में तो अभी गनूदगी का असर था। मैंने होश संभालते ही जब अपने हाथों को देखा तो वो कुछ ज़ख्मी से थे। मैंने लोगों से ये बहाना कर दिया कि रात को मेरे घर पर चोर आए थे, मेरी उनसे लड़ाई होगी और इसीलिए वो मुझे मारने लगे और मैं बेहोश हो गया। चंद लोग मुझ पर हंसने लगे, कहने लगे कि देख लिया ना, हम ना कहते थे कि वो मनूस है। मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हादसा था। फिर मैं घर के अंदर चला गया। अंदर मेरी बीवी बैठी रो रही थी, कहने लगी, मैं तो वाकई बुरी हूँ, मेरी मनुष्यत से तो मेरे साथ एहसान करने वाला भी आपसे नहीं बचा। आपसे निकाह नहीं करना चाहिए था, इससे बेहतर है कि मैं दारुल-अमान ही चली जाती। मैंने कहा कि यह सब कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। फरजाना को तो मैंने तसल्ली दे दी, लेकिन मैं खुद हैरान परेशान सा था। जो कुछ मेरे साथ हुआ है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। काफ़ी देर मैं इस बात को सोचता रहा, उलझता रहा, फिर तैयार होकर अपने काम पर चला गया। शाम को मगरिब से पहले लौटकर आया। मेरे जिस्म में अभी भी दर्द हो रहा था। मैं खाना खाकर मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया। एक तेज़ रफ्तार बाइक मुझसे टकरा गई। मैं दूर जाकर गिरा।
मेरे सर पर चोट लग गई। एक ही दिन में मेरे साथ 2 ऐसे वाक़यात पेश आ गए। मेरे दिल में भी एक ख़्याल ये गुज़रा कि शायद लोग सच ही कहते हैं, लेकिन फिर मैंने खुद को झटका, ये एक शैतानी ही ख़्याल है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। रात को मैं थकन से चूर था। फरजाना अपनी जगह परेशान थी, मेरे पाँव दबाने लगी, रोने लगी कि मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से हादसा था, लेकिन ज़ख्म कहीं नहीं थे। लेकिन ये वक़्त फजर से कुछ पहले का था, इससे पहले के कल की तरह, इससे पहले के कल की तरह आज फिर दरवाजे के बाहर मुझे लोग देखते मगर के अंदर आ गया। मेरी अकल हैरान परेशान थी कि आखिर मैं बाहर जाता कैसे हूँ। कमरे में आया तो फरजाना सो रही थी। फजर की अज़ान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। घर आकर अपने दफ्तर चला गया। मैंने घर काम करने की एक बड़ी उम्र की खतून आती थी। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी, वही सारा काम करती थी, मुझे बेटों की तरह समझती थी। मैं भी इनकी माली मदद कर दिया करता था। वो शाम तक ही वापस जाती थी। फरजाना मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन रात होते ही मुझे नींद आने लगती थी। मैं खाना खाने के कुछ दिन बाद ही देर बाद ही नींद से बहाल होने लगता था, और जब आँख खुलती तो मैं मेन गेट से बाहर होता। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब मुझसे मुलाजमा ने कहा कि बेटा पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मैं आप लोगों के घर से खाना लगा कर जाती हूँ तो घर जाते ही ऐसी ज़ोरों की नींद आती है कि फौरी से बिस्तर पर लेट जाती हूँ, फिर तो मुझे होश ही नहीं रहता। ऐसा तो मेरे साथ भी होता था कि खाना खाते ही मुझ पर नींद का गलबा सच आने लगता था। मैंने अब नोट करना शुरू किया तो फरजाना मेरे साथ खाना नहीं खाती थी। जब मैंने फरजाना उससे ये कहा कि मेरे साथ खाना खाया करो तो कहने लगी मुझे भूख जल्दी लग जाती है, इसीलिए मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। हर रोज़ मेरा जिस्म दर्द से चूरो चूर होता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे ये साबित करना था कि कोई भी शख्स मायूस नहीं होता। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया। फरजाना ने पहले तो मेरे बहुत मिन्नतें समाजत की मैं खाना खा लूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं। फिर रात को वो मेरे लिए दूध ले आई। मेरे लाख इनकार पर भी मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला दिया। दूध पीते ही मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई। सुबह फिर वही हाल था। मैंने इस बात का जिक्र फरजाना से भी नहीं करता था, कहीं इसका दिल ना दुख जाए, वो खुद को मनूस ना समझे। मुझे फरजाना के कुछ उलझी सी लगने लगी थी। उलझ तो मैं भी गया था। आखिर क्या वजह है, खाना खाते ही मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगता है। अभी तक मैंने फरजाना के करीब नहीं आ पाया था। ना जाने क्यों मुझे फरजाना पर कुछ शक सा होने लगा था। एक दिन मेरी बीवी का फ़ोन आया। वो रोते हुए मुझसे पूछने लगी कि रामिस आपने दूसरी शादी कर ली है। पहले तो मुझे सुनकर हैरत हुई कि इसे कैसे खबर हुई, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया। वो फूट फूट कर रोने लगी, वास्ते देने लगी कि मैं फरजाना को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और अपने बीवी से साफ कह दिया कि मैं ना इसे छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें। फरजाना मेरे पास ही बैठी थी, हमारी बातों पर बेहद दर्जा घबराई हुई थी। मैंने इससे पूछा कि क्या मेरी बीवी को तुमने खबर दी है, तो इस बात पर इसका रंग उठ सा गया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा कि जिसने भी खबर दी है अच्छा किया है, एक दिन तो ये होना ही था। मेरी बात पर फरजाना को मुतमिन हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मज़ीद घबराई हुई थी। अगले रोज़ मैंने अपनी मुलाजमा को अपना प्लान समझाया और इसे अपने कपड़े पहनाकर अपने बेड पर सोने का कह दिया। मुझे सब राज जानना था कि आखिर रात को मेरे साथ होता क्या है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया था। फरजाना को बहाने से किचन में भेजकर मैंने खाना बाहर फेंक दिया था। अब मैं अपने कमरे में छुप गया और रात को मेरी बीवी जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश ही उड़ गए। अगले रोज़ ही मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फरजाना मुझसे पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं, तुम भी मेरे साथ गांव जाओगी, अब हम वहीं मिलकर रहेंगे। मेरी बात सुनकर तो इसका चेहरा फीका सा पड़ गया। इसकी हकीकत जान चुका था, बाकी इसके मुंह से सुनना चाहता था। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो,
तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, इसीलिए जहाँ मैं चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। कहने लगी कि आप मुझे तलाक दे दें। मैं मनुष्य हूँ, आप क्यों नहीं समझते? मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं ज़िंदा सलामत हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर तुम क्यों खुद को बुरा समझती हो? मैं जानबूझकर इसके कुछ करीब आने लगा तो वो या एक झटके से पीछे हट गई। कहने लगी मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। समझते क्यों नहीं हैं आप? वो रोज़ ज़ख्मी हालत में बाहर भी रहे हैं। ये कहकर इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी, क्योंकि जब मैं सुबह बाहर से अंदर कमरे में आता था तो वो सो रही होती थी। फिर इसे कैसे पता कि मैं बाहर से आया हूँ? मैं तो इसे ये बात बताना ही नहीं चाहता था। यही बात मैंने इसे पूछी कि वो ये बात कैसे जानती है। अब वो खौफ ज़्यादा होने लगी। मैंने कहा कि मुझे सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती गाँव ले जाऊँगा, क्योंकि रात को तुमने जिसके मारकर एक अजनबी के साथ गेट के बाहर लटाया था वो मैं नहीं था, वो मुलाजमा थी। मेरी बात सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और इसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि वो शादीशुदा है और जो लड़का मुझे रोज़ मार पीट करके गेट के बाहर लिटाकर वो इसका शौहर है। ये सुनकर तो मेरे हवास ही गुम हो गए। ये क्या कहानी थी? वो शादीशुदा थी, मुझसे शादी क्यों की? निकाह पर निकाह किया था इसने। मैंने कहा कि तुमने अपने शौहर के होते हुए मुझसे शादी क्यों की? कहने लगी कि इसके कहने पर दरअसल वो गुस्से का तेज़ था, लेकिन इससे मोहब्बत भी बहुत करता था। एक दिन वो ने फरजाना को तलाक दे दी। वो रोते हुए दोते भाई के घर चली गई। इसका भाई बैरून मुल्क में था। भाभी इसे देखकर मुंह बनाने लगी। फरजाना को वैसे भी वो अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि इसने पहली शादी अपनी पसंद और ज़िद करके की थी। फरजाना का साबका शौहर चंद दिन बाद ही मुझसे मिलने आया। कहने लगा कि इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फरजाना की भाभी ने इसे धक्के देकर निकाल दिया कि अब तुम तलाक दे चुके हो, तुम्हारा फरजाना से कोई वास्ता नहीं। लेकिन वो बार बार आता रहा, माफ़ियाँ मांगता रहा। फिर एक दिन इसे कहने लगा कि मुझे बस एक मौका और दे दो। इसने कहा कि आपने खुद ही सारे रास्ते बंद किए हैं। कहने लगा फरजाना हलाला कर ले, लेकिन वो नहीं मान रही थी कि ये सब मुमकिन नहीं है और इसका शौहर इसे क्यों तलाक देगा। वो कहने लगा कि तुम खुद को मनहूस मशहूर कर दो, बाकी इसका शौहर सब संभाल लेगा। फरजाना की भाभी भी इस ड्रामे के लिए तैयार हो गई, संभालने लगे। फरजाना की भाभी भी इस ड्रामे के लिए तैयार हो गई। चौंक मैंने नया इस महल्ले में आया था। मेरे बारे में फरजाना के शौहर ने सारी मालूमात हासिल कर ली थी। कहने लगा कि ये शरीफ इंसान है, पहले से शादीशुदा भी है। फरजाना मुझसे शादी कर ले, फिर वो दोनों मिलकर मुझे इस बात का यकीन दिला देंगे कि फरजाना वाकई में ही मनूस है। वो अपने शौहर से शादी कर लेगी। और मैंने कहा कि तुमने गलत किया है और यूँ हलाला नहीं होता। तुम मेरी बीवी हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। और जो शख्स तुम्हें गुस्से में एक बार तलाक दे सकता है वो दोबारा देने से भी नहीं झुकेगा। तुम क्यों इसकी खातिर खुद को बर्बाद करना चाहती हो? वो कहने लगी कि आपको वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। खाने में नींद की दवा भी उसी के कहने पर डालती थी ताकि मैं फरजाना के पास ना आ सकूं। तेज़ बाइक चलाकर मेरे साथ भी वही टकराया था। फरजाना को मनूस कहकर इसकी भाभी के सामने इसी ने ऐसे जुमले बुलवाए थे। आपने जल्दबाजी में मुझसे निकाह कर लिया। मैंने इससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे टिकटिकी बांधे देखने लगी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपके सब्र पर हैरत होती थी। रोज़ वो शख्स मेरे सामने आपको मुक्के मारता था और आप सुबह मुझसे कुछ नहीं पूछते थे, मुझसे जिक्र तक नहीं करते थे। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी सी होने लगी थी। कई बार मैं इसका हाथ रोक देती थी कि बस करो, क्यों इस बेकसूर को इतना मार रहे हो। मगर वो कहता था कि ये शख्स इतना ढीठ क्यों है, क्यों तुम्हें मनूस समझकर छोड़ नहीं देता।
پھر کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی میری وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ تم اپنی خواہش مجھے بتاؤ، کیا تم اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو جس کے اندر ذرا سا بھی انسانیت نہیں ہے، جہاں بلا جواز نہیں، تمہیں ذرا سے غصے میں طلاق دے سکتا ہے، مجھے بنا قصور کے مار سکتا ہے، وہ کیا تمہارے ساتھ اگلی زندگی اچھی گزارے گا؟ میری بات سن کر ایک آنسو بہنے لگے، کہنے لگی مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں، لیکن وہ شخص، میں نے اس کی بات بیچ میں سے ہی اچک لی۔ میں نے کہا کہ تم میری حفاظت میں ہو، کسی کی کیا مجال کہ تمہیں کچھ کہہ جائے، تم تیاری کرو، ہم گاؤں جائیں گے۔ فرزانہ تیار ہو گئی۔ رات کو جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو میں لیٹا ہوا تھا، اسے لگا کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی، وہ ایک دم گھبرا سا گیا۔ نوجوان سا لڑکا تھا لیکن کچھ جنونی سا لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے دور دھکیلا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور خبردار جو میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے دھمکانے لگا، کہنے لگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم فرزانہ کو طلاق دے دو، میں کل اس کو پہلے ہی خبر کر چکا ہوں، اس لیے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجتے ہی وہ لڑکا بدحواس سا ہو گیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور فرزانہ کو لے کر گاؤں آ گیا۔ چند دن بعد میری پہلی بیوی نے خوب رونا دھونا مچایا، مجھے اور فرزانہ کو برا بھلا بھی کہا، لیکن جب میں نے اسے یہ پوری حقیقت سے آشیانہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں دونوں کے ساتھ انصاف سے چلتا تھا۔ بہت جلد گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں رشتے مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ پہلے غصے میں آ کر طلاق دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حلالے کے لیے غیر اسلامی طریقے پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، جو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے تکلیف دہ آزمائش ہے۔ خدا را اپنے رشتوں میں اعتدال لانے کی کوشش کریں اور طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے خود کو بچائیں۔